अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली निक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे महफूज होंगे। और जनाब, पाकिस्तान की कोशिशें रंग ला रही हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम उभर कर सामने आ रहा है। हर बंदा पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है, हर मुल्क पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है, उसके किरदार की तारीफ कर रहा है। और हमारी काविशें अभी भी जारी हैं। जुमे को जो गैदरिंग होने वाली है उसमें नतीजा खेज जो है वो हफ्ते को कहा जा रहा है, सैटरडे मॉर्निंग को जो है वो 10 निकात पर अमल दरामद होता है या नहीं है। हमारी तो पूरी कोशिश है, हम अम की फाख्ताएं भी उड़ा रहे हैं PSL के मैचेस से पहले, ताकि अलामती तौर पर ये पता चले कि हम अमन चाहते हैं। और पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस वक्त वो जो जंग अजीम सोम की जानिब दुनिया बढ़ रही थी उसको पाकिस्तान ने रोका है और उसमें अहम किरदार अदा किया है। तो इस वक्त देखते हैं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो मज़ीद इस जो प्रोसेस में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी आपको पता है कि खाम तेल की जो कीमतें थीं वो कल गिरी थीं और आज फिर वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, क्योंकि आपना हुर्मुज़ को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जंगबंदी करवा दी है और दुनिया तबाही से बच गई है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में ईरान अमेरिका जंग रुकवाने पर अरकान ने तालियां बजाईं। डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स ने अमन की राह हमवार करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। 40 साल में सिविल और अस्करी क़यादत में ऐसी बेमिसाल हम आहंगी नहीं मिली है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आज का पाकिस्तान जो है वो एक बदला हुआ पाकिस्तान है। दुनिया पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देख रही है। ये इज़्ज़त किसी एक फ़र्द की नहीं है बल्कि पूरी कौम की है। हमारे सर उसके हजूर हमेशा के लिए सर्वसजूद रहें और जितना उसका शुक्र अदा कर सकें वो कम है। इसलिए कि न सिर्फ ये जंग के शोले इस खत्ते को लपेट में तकरीबन ले चुके थे, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहे थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पूरी इनकी जो फॉरेन ऑफिस की जो इनकी टीम है, और इसके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो कई रातें जागते रहे। इट इज़ द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। टोक्यो से लेकर लंदन तक और कासाब्लांका से लेकर कोलालमपुर तक पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा। ये जंग जिसमें भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी, उनके ऊपर जो कल अटैक हुआ था, जो उनका सबसे बड़ा उनका कॉम्प्लेक्स है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और जुबैल में उनके जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ को अटैक किया गया, मैंने इज़हार अफसोस किया और कहा कि पाकिस्तान की जो पूरी कौम है, लीडरशिप हुकूमत आपके साथ खड़ी है। और उधर अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरानी हुकूमत ने समझा कि लेबनान भी सीज़ फायर में शामिल होगा। हमने खुद ये कभी नहीं कहा। अगर ईरान चाहता है कि मामला लेबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। मजीद ये कहा कि हम ईरान की पहली 10 नुकाती तजवीज़ रद्दी के डब्बे में फेंक चुके। अब दूसरी 10 नुकाती तजवीज़ पर ईरान और पाकिस्तान से बात हो रही है। मैंने गालिबाफ का ट्वीट देखा है, 15 नुकाती प्लान है। अगर सिर्फ 3 नुकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तेफाक है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने का फैसला किया और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला किया। ताहम बातचीत में लोगों की नीयतों पर अदम एतमाद काफ़ी है। उन्होंने सौदेबाजी की तो संगीन नताइज भुगतेंगे। First of all, I actually think, and there's a lot of bad faith negotiation and a lot of bad faith, propaganda going on. I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. बयानात के जरिए दोनों जानिब से प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही नहीं, तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का ये कहना है कि अमेरिका 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। JD वेंस की क़यादत में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद जाएंगे। ट्रंप मुज़ाकराती टीम को JD वेंस की क़यादत में पाकिस्तान भेज रहे हैं और मुज़ाकरात का पहला दौर मकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की सुबह को होगा।
I can announce that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. और उधर ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट का यह कहना है कि बातचीत से पहले ही 10 नुकाती तजावीज़ के 3 अहम नुकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई। ईरान की फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन्स की दरअंदाजी हुई, ईरान के यूरेनियम अफसोदगी के हक़ की नफ़ी की गई। इस सारी सूरत हाल में दो तरफ़ा मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। इस सारी सिचुएशन पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सबसे पहले तो ये डॉक्टर साहिबा, जो इतने दिन की काविश थी पाकिस्तान की, वो कल जिस तरह से रंग लाई और जिस तरीके से अमेरिका ईरान की जंगबंदी हुई, पाकिस्तान की सिफारती कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान की इतनी बड़ी सफारती कामयाबी है कि ये टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाएगी, इंटरनेशनल रिलेशंस में और पॉलिटिकल साइंस में, कि इसको दुनिया इस वक्त ऑब्जर्व कर रही है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इवन पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो कूदना नहीं चाहते। यूरोपियन यूनियन की तरफ से आपको कोई ऐसी मीडिएशन की बात समझ में नहीं आई, दिखाई नहीं दी। तो और ताकतवर ममालिक जो हैं वो इस क्वागमायर में इस तरह से फंसे हुए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इस गिरा को कहाँ से खोलना शुरू करेंगे तो बात बनेगी। कि एक मुल्क के ऊपर ऑपरेशन है और वो जस्टिफाइड नहीं है, और जो मुल्क जो है जिसके ऊपर एग्रेशन मुसल्लत की गई है वो जीत रहा है, और एग्रेशन मुसल्लत करने वाला खुद को सुपर पावर कहता है। उसको कौन सा ऑफ रैंप दिया जाएगा एक हारे हुए को, जिससे वो जाकर कहेगा कि जी मेरी फतह हो गई और मैं विक्टोरियस हूँ। तो ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके अंदर पूरा रीजन जो है वो इन्वॉल्व है, इकोनॉमी इन्वॉल्व है, गल्फ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स और उनका फ्यूचर इन्वॉल्व है। इवन हम इस रीजन में जो बैठे हुए हैं, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने जिस तरह से एक फ्रेमवर्क तैयार करने में हेल्प की अपने एलाइज और फ्रेंड्स को मिलके, और मैं तो मुसलसल यही बात कर रही हूँ कि ये सीज फायर की बात नहीं है, जंग बंदी की बात नहीं है, क्योंकि ईरान तो इस पे आमादा ही नहीं था। ये एक ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनाने की बात है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो आमादा करने में कामयाब हो गया। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं कि हमें मिल बैठकर अपने मसाइल का हल जो है वो तैयार करना है। और डॉक्टर साहब ये एक मौजज़ा ही हुआ है, क्योंकि जो हमारी सिचुएशन थी बहुत ट्रिकी थी। उसमें हम एक मुआहदे में थे खलीजी मुल्क के साथ, हमारे बिरादर मुल्क के साथ, और दूसरी तरफ दूसरा बिरादर मुल्क था जिस पर हमले हो रहे थे। तो इस सिचुएशन से ना सिर्फ निकल आना बल्कि इसके साथ मीडिएट कर जाना, ये आप समझती हैं कि बड़ा शाइनिंग मोमेंट है? बिल्कुल। और देखिए, हमारा जो सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और ख़ास तौर पे हमारा जो डिप्लोमेटिक कार्डर है वो बहुत सीजन्ड लोग हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो ये कोई सिंगल जो है वो बंदे की एफर्ट तो नहीं, ये तो बहुत लार्जर पैमाने पे एक टीम वर्क है और दिन रात की मेहनत है। क्योंकि सिर्फ सीज फायर करना और ये कहना जी अमेरिका जीत गया है, तो ये तो मसले का हल ही नहीं था। तो मसले का हल तो ये था कि गल्फ के कंट्रीज का फ्यूचर जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उनका सिक्योरिटी प्लान क्या होगा, क्या वो कोई पुराने सिक्योरिटी रैकेट के साथ चलना चाहते हैं प्रोटेक्शन मनी के साथ, या वो कोई इंडिजिनस प्लान बनाना चाहते हैं। ईरान जो कि ऑफ कोर्स एक फातेह है और फातेह के तौर पे उभरा है, क्योंकि उनके तो ऑब्जेक्टिव ही बहुत सिंपल थे कि हमने अपने मुल्क को जो है वो टूटने नहीं देना है और अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एज इट इज रिटेन करना है। तो उनके तो दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, इससे ज्यादा तो उनके ऑब्जेक्टिव ही नहीं थे। फिर इंडिया, इसराइल और इंक्लूडिंग यूएई और बहरीन जैसे स्पॉइलर जो हैं वो खित्ते में मौजूद हैं, जो कि किसी भी किस्म का अमन नहीं चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में मुसलसल दिन रात ये कोशिश की गई है कि तमाम पार्टीज को ये बताया जाए कि इनका फ्यूचर जो है वो आपस में मिल बैठकर बात करने पे मुनहसर। और पाकिस्तान के पास एक उन्हें आमादा भी कर लिया गया इस चीज़ के ऊपर। अच्छा शाज़ी साहिबा, हम इस पर कल भी डिस्कस कर रहे थे और ये कहीं ना कहीं ख़तरा मौजूद था कि इस सारे ये जो अमन की कोशिश है या फिर ये जो जंगबंदी है, सीज़ फायर है, सबोताश करने की कोशिश की जाएगी इसको इजराइल की तरफ से, और वो हुआ। ऑल्दो के पहले उन्होंने इंडोर्स किया था इस सारी जंगबंदी की जो सिचुएशन है उसको, लेकिन उसके बाद फिर जो लेबनान वाला मामला हुआ और उसके बाद फिर अमरीकी नायब सदर का जो लेबनान के हवाले से बयान है वो आपने देखा इस अटैक के बाद। आपको लगता है कि ये जो अमल है उनका किसी न किसी तरीके से असरअंदाज हो सकता है सीज़ फायर की जो एफर्ट्स हैं या जो टेबल टॉक्स हैं उन पर?
अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ी एक लॉबी है जो कि ये सीज फायर नहीं कराना चाहती। जेडी वैंस उनमें शामिल नहीं है। वो पीट हेग्सेथ हैं, जेरेड कुशनर हैं और विटकॉफ है, मिरियम एडल्सन है। तो जेडी वैंस उन लोगों में से हैं जो कि हकीकतन चाहते हैं कि जंग जो है वो रुक जाए। लेकिन ये हम सबको ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने कोई सीज फायर या टेम्पररी चीज़ जो है वो ब्रोकर नहीं करवाई है। एक कंडीशनल सीज फायर जो है उस पर यूएसए और ईरान जो है वो एग्री किए हैं, और उस कंडीशनल सीज फायर में जो कंडीशंस हैं वो ईरान की 10 पॉइंट्स जो हैं ख़ास तौर पे वो एज अ बेस डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे। तो उसके अंदर कोई न्यूक्लियर इनरिचमेंट या बैलिस्टिक मिसाइल डिस्कस नहीं होंगे। ये डिस्कस होगा कि ईरान जो है उस पर दोबारा हमले नहीं होंगे, ईरान जो है उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जाएगा, कोई उसका गारंटर बनेगा और फिर उसके अंदर जो नुकसानात हुए हैं उनकी भरपाई की जाएगी और स्टेट ऑफ उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो तय होगा। जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं उसमें इजराइल जो है, ख़ासतौर पे नेतन्याहू ने हिब्रू मीडिया में अपनी कौम से खिताब किया है, तो उसकी टोन और टैनर बिल्कुल बदले हुए हैं, जिसमें वो ये बता रहा है कि एक तो ये कि ईरान जो है वो घुटने टेकता हुआ शिकस्त खोरदा जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठा है, और दूसरा ये कि हमारी तरफ से कोई जंग बंदी वगैरह नहीं है। तो इस पे जो अमेरिका के अंदर एनालिस्ट हैं और सीरियस जो बात को समझने वाले हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका को इजराइल को किसी ना किसी तरह पट्टा डालना पड़ेगा, वरना ये हमें किसी ऐसी तबाही में धकेल देगा जिस पे से हम निकल नहीं पाएंगे। इनके मकसद जो है हासिल करने के लिए ये तो चाहते हैं पूरी दुनिया जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए और सिर्फ यहाँ पे एक ग्रेटर इजराइल बन जाए, तो ये मसले का हल नहीं है। लेकिन जो आपको ऐसा रेटोरिक आपको यूएसए से मिल रहा है जिसमें आपको मिक्स सिग्नल्स हैं, तो उनकी मजबूरी ये है कि वो इस वक्त शदीद जो है वो शिकस्त के बाद अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को कुछ तो सेल आउट करेंगे। तो उन्होंने बेचना तो बहरहाल कुछ है, लेकिन उनके हक में नहीं है कि वो चीज़ों को जो है वो लिंगर ऑन करें या इस जंग में दोबारा कूद पड़े। और इन सब बातों के कहने के बाद हम बहुत स्लिपरी स्लोप पे हैं और बहुत फ्रेजाइल किस्म की अरेंजमेंट है जो किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से, किसी भी डिस्ट्रस्ट से जो है बिल्कुल जो है वो उसी वक्त स्नैप हो सकती है। और हम देख भी रहे हैं डॉक्टर शाज़िया कि इस वक्त जो आबनाए हुर्मज़ की सूरत हाल है उसमें ये वाज़ेह है कि ये डिट्रैक हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि कल मुज़ाकरात हो जाएं और उसमें कोई खलल पैदा ना हो, क्योंकि आज का भी पूरा दिन बाकी है और कोई भी ऐसी जो आप कह रही हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है वो मुमकिन हुआ तो इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी जिसमें मुज़ाकरात भी पैरेलल में चले जाएंगे। लेकिन अभी जेडी वेंस की जो बातचीत की बात हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि 15 नकात में से 3 नकात पर अगर अमल दरामद करने का कह रहे हैं, इत्तफाक नहीं है, तब भी ये एक खुशाइन चीज़ है। और 3 नकात क्या है कि लबनान पर हमले नहीं होंगे, जो ड्रोन भेजा गया उसके ऊपर बातचीत जो है वो करना चाह रहे हैं, ईरान के ड्रोन दोबारा हमारी सरजमीन के अंदर एंटर नहीं होगा, और इसके अलावा जो यूरेनियम अफजूदगी है उसके ऊपर बात जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका हक है, ईरान का हक है। तो ये 3 चीज़ें आपको लगता है कि इसमें ब्रेक थ्रू मिल सकता है, इस पर अमेरिका भी कोई लचक दिखा सकता है? अमेरिका इस पे लचक दिखा चुका है। जेडी वैंस जो भी कहते हैं, अमेरिका ये बात मान चुका है कि जो ईरान के लेजिटिमेट 10 पॉइंट्स हैं उन पे बात होगी, और यूरेनियम अफसुर्दगी जो है वो आप रिटोरिकल पर्पसेस के लिए मीडिया पे कहते रहे, वो ईरान के पास ना न्यूक्लियर आर्सनल है ना उसकी कोई बनाने की वो जो है ख्वाहिश है। और दूसरी बात बैलिस्टिक मिसाइल है, वो हर मुल्क का एक अपना जो है वो ये आप हर मुल्क के ऊपर अप्लाई करें, वो सिर्फ ईरान पे तो नहीं हो सकता, तो ये लॉजिकल है। और इन निगोसिएशन में सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं है, रीजन पूरा रशिया, चाइना, गल्फ के कंट्रीज, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान, इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो सब जब सेन माइंड बैठते हैं टेबल के ऊपर तो वो इस तरह की पचगाना बातें नहीं होती। बातें ये होंगी कि अब इस हॉस्टिलिटी के साइकिल को रोकना कैसे है। और अगर आप 40-45 दिन ये कोशिश कर चुके हैं कि आप ईरान को डिसफंक्शनल करके उसके अंदर केओस पैदा करके उसको तबाह बर्बाद कर दें, तो आप माइनस न्यूक्लियर आर्सनल हर चीज़ इस्तेमाल करके उसे नहीं कर पाए हैं। तो अब आप रियलिस्टिकली सोचें कि आपको या तो इसको पॉज देना पड़ेगा, 10 साल 15 साल आपका मिशन है, आप करना चाहते हैं, ठीक है, लगे रहिए, लेकिन फिलहाल आपको दुनिया को जो है वो एक हॉल्ट पे आप नहीं रख सकते। आपको बैठकर रियलिस्टिक बुनियादों पर बात करनी होगी, बच्चों की तरह ये नहीं कि ये चीज़ मेरी है तो वो चीज़ मेरी है। एक चीज़ जिसका वजूद ही नहीं है उसकी डिस्कशन कैसे हो सकती है। तो बहुत रियलिस्टिक पॉइंट्स हैं, मैक्सिमलिस्ट हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो कहीं मिडिल ग्राउंड जो है उनका ढूंढा जा सकता है।
प्रोवाइडेड के ये लोग जो हैं वो आते हैं और फिर आने के बाद जो है एक ही दिन में तो ये मुज़ाकरात जो हैं शाम को आपको इनकी कोई खबर ऐसी नहीं है। बहुत लेयर्ड डिप्लोमेसी होगी, इसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत सी पार्टीज जो हैं वो बैठकर निगोशिएशंस के बहुत ज्यादा दौर होंगे। तो हम सैटरडे को भी शाम को जो है वो कुछ किसी मोजज़े की उम्मीद जो है हमें नहीं रियलिस्टिकली रखनी चाहिए। उस दिन सिर्फ ये तय होगा कि अब क्या फ्रेमवर्क है जिस पे हमने बात करनी है, और बात करने में हफ्ते नहीं तो महीने लग सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो सामने निकलती हैं। लेकिन हमें ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए कि अमरीकी जो हैं वो अपने मीडिया पे क्या कह रहे हैं, वो क्या कहें इसके अलावा कि हम जो है वो शदीद शिकस्त हासिल करके और अपनी हेजमनी को क्वेश्चन करके जो एक इल्यूजन और फसाड था हमारा, उसको हम कंप्रोमाइज करके यहाँ पे खड़े हो गए हैं। ईरान की 10 पॉइंट्स पे बात करने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, और शुक्र मना रहे हैं कि किसी ने हमें ये रास्ता भी ढूंढ के दे दिया है। तो पाकिस्तान के कंधों पे जिम्मेदारी है उस फ्रेमवर्क को डिजाइन करने की। और डॉक्टर साहब इसी के लिए हम होपफुल भी हैं। उस फ्रेमवर्क को डिजाइन किस तरीके से किया जाएगा, और हाउ डू यू सी कि कल जिस तरह से वफूद आ जाएंगे और फिर परसों हफ्ते की सुबह को जिस तरह से मुज़ाकरात होंगे या बात होगी, ये जो जंगबंदी है, जो आर्जी जंगबंदी जिसको हम कह सकते हैं, ये मुस्तकिल सीज़ फायर में बदलने का इम्कान कितना ज़्यादा है? क्योंकि अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा बात करें और रियलिस्टिक अप्रोच, आप दुरुस्त कह रही हैं कि उसी वक्त तो नताइज नहीं मिलेंगे, मे भी हो सकता है कि मीटिंग को एक्सटेंड किया जाए, दोबारा एक और दौर हो, 2 और दौर हो, लेकिन कितना ज़्यादा होपफुल रहना चाहिए कि ये मुस्तकिल जंगबंदी में बदल जाएगा? ये मुस्तकिल जंगबंदी में बिल्कुल बदल सकता है अगर इसराइल को, इंडिया को इस तरह के स्पॉयलर्स को कंट्रोल किया जाए और इनको ये समझा दिया जाए, क्योंकि इनमें कैपेसिटी और एबिलिटी नहीं है। तो इनको अगर एक दफा आंखें दिखा के समझा दें सर्टन क्वार्टर्स, तो ये अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं, और इनको ये समझाना पड़ेगा, वरना ये इसी तरह के काम जो है वो करते रहेंगे। और कब तक जो है बर्दाश्त किया जा सकता है? और फिर खास तौर पे देखें कितना रिस्ट्रेन का सामना किया है सऊदी अरेबिया ने। तो हमें इस तरह के ज़हीन लोगों की जरूरत है, MPS की तरह के, कि जो ये समझते हैं कि चीजें जो हैं उनके अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन उसमें आप ना तो फजूल किस्म के बयान देते हैं, ना चढ़ दौड़ते हैं, ना ही सारे ब्रिजेस जो हैं वो बर्न करते हैं। तो ईरान ने कहा है कि वो जेरेड कुशनर और विटकॉफ के साथ कोई बात नहीं करेंगे। तो ज्यादा इम्कानात हैं कि शटल डिप्लोमेसी होगी, और हो सकता है ये कमरे में ना हो और पाकिस्तान जो है इनके दरमियान मैसेजिंग करवा रहा हो। और फिर ये तय करें आपने ये जेरेड कुशनर और विटकॉफ की बात की, ये दोनों तो उस लॉबी का हिस्सा है जिसका JD वेंस आपने कहा कि हिस्सा नहीं है, उनकी क़यादत में जा रहे हैं। तो JD वेंस की क़यादत में जाने से कोई फर्क पड़ेगा? ये लॉबी रुकेगी? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि JD वेंस जो है वो उस वक्त बाकू के विजिट पे थे जब नेतन्याहू मारालागो में आके मिला, और फिर ये सारा कुछ उनके ट्रंप के कान में फूंका और झूठे किस्म की उनको इंटेल रिपोर्ट्स दी, जिसमें पीट हेग्सेथ जो है वो सबसे आगे है चेस्ट थम्पिंग में, और आप उसका भी फ्यूचर बहुत रिसेंटली देख लेंगे, उसके बयानात और सारा कुछ जो वो कर रहा है। प्लस जेरेड कुशनर और विटकॉफ गलत इंफॉर्मेशन जाके ट्रंप को दे रहे थे। अब चूंकि एक उनका दामाद है, एक बेहतरीन दोस्त है और पार्टनर भी है, और कोई बिजनेस अलायंसेस भी हैं, तो वो फिलहाल शायद ऑप्टिकली नहीं चाह रहे होंगे कि इनको शर्मिंदा किया जाए। लेकिन ईरान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि ये दोनों वहाँ पे हों, क्योंकि ये दोनों ज़ायनिस्ट लॉबी का ना सिर्फ हिस्सा है, कि खुद भी हम किसी के मजहब पे बात नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि दोनों यहूदी भी हैं और दोनों के इजराइल के साथ बहुत अच्छे जो हैं, बहुत डीप कनेक्शन है। तो ये स्पॉयलर का रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन JD वेंस एक ऐसी सेन वॉइस हैं, इस पूरे जो टेन्योर गुजरा है, पूरा एपिसोड गुजरा है, जिनको साइडलाइन किया गया है, ट्रंप के करीब नहीं आने दिया गया है, और ये उन आवाजों में से हैं जो व्हाइट हाउस और पेंटागन में जो ये कह रहे हैं कि हमाकत थी, हमें इसके अंदर जाना नहीं चाहिए था, ये रियलिस्टिक नहीं था और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं थे। तो हमें कोई ऑफ रैंप चाहिए, और अगर ऑफ रैंप पाकिस्तान ने इनको दिवा दिया है तो इसके बाद इनको ये ऑफ रैंप भी नहीं मिलेगा। फिर बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दुरुस्त फरमानी है डॉक्टर साहिबा आप। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और जो सिचुएशन है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। हम उस सिचुएशन पर बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान ने मीडिएशन कराई और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन जंगबंदी तो हो गई है। दोनों तरफ से कुछ बयानात इस तरीके के सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं खदशा पैदा कर रहे हैं कि हालात दोबारा उस तरफ वापस जा सकते हैं, लेकिन स्टिल वी आर होपफुल। अभी ट्रूथ सोशल पर जो अमरीकी सदर हैं उनका एक पैगाम सामने आया है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी जंगी जहाज़, फौजी और जो हथियार हैं वो ईरान के करीब ही रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो दुश्मन के खिलाफ मुहलिक कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस मैसेज में मजीद कहा है कि जो हकीकी माहिदा है और इस पर अमल दरामद होने तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। अगर किसी वजह से माहिदा ना हुआ तो पहले से बदतरीन बमबारी भी होगी और पहले ही तयशुदा जो एटमी हथियार हैं वो नहीं होंगे और आबना हुर्मुज़ को खोलना होगा। ये सारी सिचुएशन है, इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके हैं खालिद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि ये जंगबंदी हुई पाकिस्तान की मीडिएशन से और उसके बाद फिर दोनों तरफ से कुछ इस तरह के बयानात का सामने आना, कैसे देखते हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, ये मैं पहले भी कह रहा था जब ये सीज फायर से पहले बहुत सख्त शराइत दोनों तरफ से आई थी और मेरा मानना ये था कि नेगोशिएशन स्किल का ये भी एक हिस्सा होता है। वो हिस्सा इस तरह होता है कि दोनों साइड्स, दोनों फ्रीक अपनी अपनी जो लीवरेज होती है नेगोशिएशन की उसको कन्वर्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट और बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जाती है अपनी डिमांड के अंदर। यानी आपको लगता है कि डिमांड अनरियलिस्टिक है, पोस्टरिंग की जाती है। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब कहा कि हम तहजीब खत्म कर देंगे, तो उस रात मैंने कहा था कि मेरी गट फीलिंग ये है, ऑब्वियसली तर्जीह के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक पोस्टरिंग इस हद तक कर रहे हैं कि ईरान कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार हो जाए। तहजीब खत्म इस तरह नहीं होती कि आप एक रात बमबारी करेंगे तहजीब खत्म हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव निकला उसमें से रिजल्ट यही कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज़फायर भी कर दिया, ईरान ने भी मान लिया। तो अभी भी मैं यही समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेगोशिएशन, क्योंकि अभी बाकी है और कल से शुरू होने का चांस है, तो उसको एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम पोस्टरिंग करके और ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ईरान ने कॉम्प्रोमाइज हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक या एक मिडिल कोर्स ना लिया तो वो एक कॉन्सिक्वेंसेज एक्चुअली दिखा रहे होते हैं। तो आई होप एंड प्रे, जैसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने तहजीब वाला थ्रेट किया था, मैनिफेस्ट नहीं किया, अभी भी वो यही करें कि थ्रेट तक तो सही है लेकिन नेगोशिएशन कर। लेकिन मुझे अभी भी चिश्ती साहब, वैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हमेशा जो भी वो बात करते हैं उसका ऑपोजिट ही करते हैं। अगर मुज़ाकरात कर रहे होंगे तो जंग शुरू कर देंगे, जंग कर रहे हैं तो मुज़ाकरात पर आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो अब मुज़ाकरात होने वाले हैं कल, उसकी तैयारी हमारी जानिब से तो भरपूर है, आपको लगता है कि अमेरिका भी तैयार होगा कुछ चीज़ों पर लचक दिखाने के लिए? अली, ये देखिए, ये इसलिए तैयार होगा, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की, और मैं पूरी जंग के दौरान लोग कहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है और ये कहा है, तो मैं उनसे कहता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में जो उनकी अनसर्टेनिटी है ना, वही सर्टेनिटी है। यानी वो जो कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हिना भी बात कर रही थी कि जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहा नहीं होता। एक बात, और सीरीज है बहुत लंबी। लेकिन जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। वजह जो आप पूछना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑनर करेंगे, वो इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सारे कार्ड खेल लिए हैं। पूरा 5 हफ्ते एक सुपर पावर बैक्ड बाय इजराइल, दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी मिलिट्री अमेरिका की, वो आके वो नहीं कर सकी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लेम किया था। उसके ऊपर तो हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं कि उन्होंने कौन से गोल सेट किए थे, वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जंग शुरू होने से पहले ही मैं करता आ रहा था, बाद में मैंने पर्टिकुलरली कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के गोल डाइल्यूटेड है। यानी आप गोल पोस्ट चेंज नहीं करते जब मैच शुरू हो जाता है कि आपसे गोल एक जगह नहीं हो रहा तो आप पोल को हटा के उस तरह नहीं करते। जंग शुरू होने के बाद आपने मिलिट्री को स्पेसिफिकली टारगेटिंग देनी होती है। अब मैं आपको बेहतर अर्ज करने के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम केस ले लेते हैं। ऑल्दो अनएथिकल था, अनफॉर्चुनेट है, वेनेजुएला का जो उन्होंने सदर उसकी बीवी को उठाया था, वो अनएथिकल जरूर था, लेकिन ये टारगेटिंग है कि आपने क्लियर अपनी फौज को बताया कि मुझे सदर उसकी बीवी वहां चाहिए, तो वो उन्होंने उठा कर ले गए। ये स्पेसिफिक टारगेटिंग होती है, और जिसको ऑब्वियसली मैं डोस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेफर कर रहा हूँ। इसी तरह जब आप मिलिट्री को कहते हैं कि मुझे ये करके दें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली गलती ये की थी कि एक नशा उनको हो गया उस वेनेजुएला की कामयाबी के बाद। नेतन्याहू ने रोल प्ले किया, कहा कि जनाब ये वेनेजुएला प्लस होगा, जरा सा आप करें, तारीख में नाम लिखवा दें। और नेतन्याहू ने यहाँ तक कन्विंस किया कि अब आपका हिस्ट्री में नाम अकेले लिखा जाना चाहिए, आपको नेटो की भी जरूरत नहीं है, आपको यूरोपियन यूनियन की भी जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा कि हाँ, मैं अपनी तारीख में अकेला नाम लिखवा कर जाऊंगा। तो फिर अल्लाह ताला ने शायद उनकी किस्मत से अकेला नाम किसी और सेंस में लिखा हुआ था, वो तो तारीख के अंदर में फैसला करेगी। लेकिन कंक्लूडिंग ये आपका जो क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब ऑप्शन नहीं रही।
उन्होंने भी अपने सारी थ्रेड भी देख लिया, कार्ड भी देख लिया, तो मेरा नहीं ख्याल वो ज्यादा टेक होम लीवरेज उतना ज्यादा उनको वो मिलेगा जो जंग से पहले शायद मिल जाता। ठीक है, तो इसके लिए यानी हमें मजीद होपफुल रहना चाहिए। खालिद साहब, जिस तरीके से बात करते हैं पाकिस्तान के रोल की, पाकिस्तान की बेस्ट डिप्लोमेसी की, जिस तरीके से कायल किया गया दोनों फरीकैन को जंगबंदी पर और उसके बाद फिर इनवाइट किया गया, अब हम उन्हें होस्ट करेंगे, कल जिस तरह से वफूद आ जाएंगे, परसों सुबह जो है वो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कितनी बड़ी पाकिस्तान की सफारती कामयाबी। और आप अगर हम कहें कि सदर ट्रंप तो शायद हिस्ट्री में नाम लिखवाना चाहते थे, पाकिस्तान का तो हिस्ट्री में नाम अब ऑलरेडी लिखा जा चुका, और जिस तरह से जो किरदार अदा किया है तो हिस्ट्री में पढ़ाया भी जाएगा। कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और अगर ये डायलॉग कामयाब हो जाता है तो फिर क्या स्टेटस होगा? जी ना, देखिए मैं तो पहले से भी कह रहा था कि ये एक ऑनर की बात है, और जब इतनी डाइवर्जेंट किस्म के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हों जो अमेरिका और ईरान के थे, एक तरफ इजराइल अमेरिका, एक तरफ ईरान, ऐसा मुल्क जो 47 साल में सैंक्शन लगी हुई है, एक तरफ सुपर पावर जो मैं कह रहा था, बहुत ही डाइवर्जेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे। इन हालात में एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ हमारा नेबर है जो इतनी सैंक्शंस के साथ चल रहा था। देखिए पाकिस्तान का इतना क्वालिफाई ही कर जाना कि ये बैठने को तैयार हो जाए, और मैं तकरीबन हफ्ता 10 दिन से जब से पाकिस्तान का नाम पर्टिकुलरली आ रहा है तो मैं उसको भी कहता था कि ये एक सेल्फ एक ऑनर है कि आप पर इस तरह का ट्रस्ट किया जाए। मुज़ाकरात मैंने उसको भी कहा था कि मैं दुआ गो हूँ कि कामयाब हो, लेकिन मैं ये भी साथ ही कहता था कि अगर ये खुदा न खास्ता फेल भी हो गए तो पाकिस्तान का नाम दुनिया याद रखेगी कि हम एक पीस मेकर थे, हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स थे। और वो जो मई 2025 में आपको याद होगा हिंदुस्तान ने समझा था कि हम कम रेलेवेंट है दुनिया से, उसको हमें लीस्ट रेलेवेंट करना चाहता था हिंदुस्तान को। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम मोस्ट रेलेवेंट होकर कम बैक किया। ये बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए, हमारी तमाम लीडरशिप के लिए भी, और एज अ प्राउड पाकिस्तानी हम सबको प्राउड होना चाहिए कि दुनिया हम पर ट्रस्ट कर रही है। राइट अच्छा चिश्ती साहब, आपने वैसे तो बात की कि अहदाफ क्या थे इस जंग को शुरू करने के, और उस पर काफ़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन वक्त की किल्लत है तो हम मुज़ाकरात की ही बात करते हैं। आपको लगता है कि जेडी वेंस अब जबकि हम देख रहे हैं कि सारी स्ट्रेटजी, सारे कार्ड्स ट्रंप खेल चुके हैं, तो अब ज़्यादा ताकत में आ गए हैं मुज़ाकरात को लीड करने की सिचुएशन में, और मुज़ाकरात ही नहीं बल्कि बतौर नायब सदर वो इस वक्त अमेरिका को लीड करने के लिए भी एक ज़्यादा मौजू पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है ऐसा है? जी अली, जेडी वैंस का एक एडवांटेज ये है कि उन्होंने अगली टर्म का ख्वाब जरूर देखा होगा, और वो कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट कैंडिडेट है सदर के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप तो सेकंड टेन्योर पे अपने, उन्होंने तो दोबारा इलेक्शन लड़ना नहीं है, उनके ज्यादा स्टेक है नहीं, तो जाहिर है। और जितना रेकलेस हुआ है ये सारा का सारा, ओवरऑल जंग हुई है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो सके, ऊपर से दुनिया महंगाई में चली गई, ऑयल का कंट्रोल 4% ईरान पहले कंट्रोल करता था, दुनिया का स्टेट ऑफ हॉर्मोज कंट्रोल करके उसने 20% कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उसने मसले को रीजनाइज करने कामयाबी से कर लिया। तो आई थिंक जेडी वैंस का एक एडवांटेज ये है कि उन्होंने अब अपने आप को एक वॉर मॉन्गरर या एक अग्रेशन के तौर पर या अग्रेसिव पर्सन के तौर पर नहीं, उन्होंने अमेरिकन लोगों का टेम्परामेंट या मूड देख लिया कि 80% इस जंग के खिलाफ है, तो उन्होंने अपनी फ्यूचर भी बचाना है। एज ए पॉलिटिकल करियर की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर वो कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो उनको पॉलिटिशियन से बढ़कर एक स्टेट्समैन के तौर पर सामने आना होगा, और उनको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, और वो चीजें कवर करनी होंगी जो प्रेसिडेंट ट्रंप से गलतियां हुई हैं, उनको कवर करके उनको याद ये रखा जाएगा। अगर वो अच्छा मुआहदा कामयाब कर लेते हैं तो वो एक स्टेट्समैन थे, पीस मेकर थे, और उन्होंने अमेरिका का रिवाइव किया इमेज जो ऑलमोस्ट टार्निश होता जा रहा था। राइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके की, और इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल एक्सप्रेसो में वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, एहसासात और जज्बात को अल्फाज का रूप देने वाले मुमताज़ शायर मुनीर नियाज़ी के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। मुनीर नियाज़ी 9 अप्रैल 1928 को भारत के ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए। वो क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। मुनीर नियाज़ी के उर्दू में 13 शेरी मजमूए शाया हुए, जिनमें तेज़ हवा और तन्हा फूल, दुश्मनों के दरमियान शाम, जंगल में धनक, सफ़ेद दिन की हवा, माही मुनीर और दीगर शामिल हैं। मुनीर नियाज़ी ने पंजाबी के 3 जबकि अंग्रेज़ी के 2 शेरी मजमूए यादगार छोड़े। इसके अलावा कुलियात मुनीर की भी इशाअत हुई, जिसमें उनका मुकम्मल कलाम शामिल है। हमेशा देर कर देने वाले शायर का सियासी और समाजी शऊर उन्हें एहतजाजी शायरी करने के लिए उकसाता रहा, इसलिए गज़ल में भी उनका लबो लहजा बुलंद आहंग रहा। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो,
उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुनीर नियाज़ी ने बेशुमार गीत, गज़लें और नज़में लिखी। हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़, जबकि अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने कमाल फ़न अवार्ड से नवाजा। फ़न शायरी में जुदागाना असलूब रखने वाले शायर 26 दिसंबर 2006 को लाहौर में वफ़ात पा गए, लेकिन अपनी शायरी से आज भी वो मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। ये छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको पेश किया। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे एक ब्रेक की इजाज़त। कुछ देर में हाजिर होते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस हिस्से में भी बहुत कुछ हैं। हमारे ड्रामे आजकल बहुत पसंद किए जा रहे हैं, उन पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ PSL पर बात करना ज़रूरी है और एक डॉक्टर से भी आपको तजावीज़ लेकर बताएंगे। लेकिन इस वक्त हुआ है एक्सप्रेसो में माइंड मैटर्स का, जिसमें आज बात हो रही है कि एक्सप्रेसो की दरख्वास्त पर सदियों पुराने घर को महफूज कर लिया गया है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। जो गुलकिन है वो एक, इसको जन्नत गुलकिन कहा जाता है और गुलकिन बहुत ही खूबसूरत आबादी है। गुलकिन समेत जितनी भी पुरानी आबादियाँ हैं उनके अंदर कुछ ओल्ड सेटलमेंट्स हैं और वो ओल्ड सेटलमेंट्स, जब पुरानी आबादियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। जो लोग थे वो नए घर बना रहे हैं, पक्के घर बना रहे हैं, वहाँ से कुछ हट के बना रहे हैं, कुछ उन्हीं घरों को मस्मार करके उनके ऊपर घर बना रहे हैं। और मामला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो तारीख़ है वो तो सदियों बहुत पुरानी तारीख़ है, लेकिन इन सेटलमेंट्स की भी जो तारीख़ है वो 900 से 1100 साल तक पीछे जाती है और उसमें बाकायदा कार्बन टेस्टिंग और उस हवाले से हमें मालूम हुआ है कि इतनी पुरानी तारीख़ है और इस पुरानी तारीख़ को महफूज कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी एक अहम बात है। और हमने एक सेगमेंट किया था गुलकिन में एक ओल्ड हाउस के हवाले से और हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि इसको किसी तरह प्रिजर्व किया जाए, इसको महफूज किया जाए। और उसके बाद जब हम बाद में आए तो देखा कि वो महफूज किया जा चुका है। हमने इस पर सेगमेंट किया है, आपको दिखाया है कि वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से महफूज किया गया। उसको महफूज करने की जो टीम थी वो उसमें कमाल साहब थे, वसीम भाई हैं, ये लोग थे। वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो उस घर को महफूज किया गया, तो पहले तो सबसे पहले आपने डेफिनेटली जाके एक सर्वे किया होगा और उस सर्वे के बाद आपने क्या क्या आपकी कंसिडरेशंस थी कि आपने उसको कैसे महफूज करना है? सो बेसिकली हम जब इनिशियली गए तो वी वर स्टन्ड कि हम यहाँ के होते हुए भी वी डिडंट नो अबाउट द प्लेस। सो वी डिडंट नो अबाउट द प्लेस कि क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या उसकी वैल्यू है। सो वहाँ पे जाके हमें पता चला कि वो कितनी पुरानी जगह है। एंड जब हमें नहीं पता तो ऑब्वियसली बाकी लोगों को कैसे पता होगा। सो जब हम वहाँ पे गए तो इट वॉज इन रियली डिस्पेयर। वहाँ का वुड वर्क ख़राब हुआ था, मैंने देखा था वो टोटल गिरा हुआ था, वो उसकी बैक साइड तो टोटल कोलैप्स हो गई थी। सो इसकी फाउंडेशंस आउट ऑफ रिपेयर थी, वॉल सारी गिरी हुई थी, आपने ऑब्वियसली देखा होगा। सो हमारा जो एम था कि बिकॉज हम भी ऑलमोस्ट वो लास्ट बैच या जनरेशन है जो मड हाउसेस में रही है, हमारे बाद की जनरेशन जो है वो कंक्रीट ब्लॉक के घरों में रही है। सो बिकॉज वी न्यू द सेंटिमेंट कि वो उसकी फील कैसे होती है मड की, उसके कॉर्नर्स की डिटेल कैसे होती है, छत की डिटेल कैसे होती है, वी ऑलरेडी न्यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो एंड देन फिर सेकेंडली हमने उसकी पिक्टोरल डॉक्यूमेंटेशन की, सारे मेजरमेंट्स लिए गए, वहाँ के जो मोटिव्स थे उनको हमने रीडॉक्यूमेंट किया कि यू नो और इसको हमने कोशिश किया कि कहाँ जाके इसका हिस्ट्री मैच करता है। सो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने की, वहाँ का जो सॉइल की क्वालिटी थी वो टेस्ट हुई, वुड किस ट्री का यूज़ हुआ है वो सारी हमने साइट पे सारे टेस्टिंग कर ली। एंड और उसके साथ और भी 2-3 घर हैं जिसके वाले से अब हमने रिक्वेस्ट किया है कि उनको भी अगर कर लिया जाए। तो एक्चुअली तो आपने वो देखा है कि वो एक पूरा एक छोटा सा मोहल्ला सा बनता है। बिल्कुल, अगर तो उसको सबको इस तरह कर दिया जाए जैसे डोरकन की वो आप लोग कर रहे हैं ओल्ड सेटलमेंट को, तो वो तो एक बड़ी अच्छी एक लैंडमार्क हो सकता है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। सो हमारे ज़बान में खान कहते हैं। खान वाज बेसिकली इट वाज आउट ऑफ नीड बिकॉज सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन। ठीक है, छोटा सा खन कॉम्पैक्ट होता था क्योंकि वहाँ उस टाइम पे
लैंड जो है स्केर्स था, एरिगेटेबल लैंड स्केर्स था, तो लोग कॉम्पैक्ट रहते थे, विंटर्स में सर्वाइव करना आसान होता था, कम्यूट आसान होता था, वहाँ से सब मिल के जाके आबादियों में जाते थे और आबादी करके वापस आना भी उनके लिए वो सारी चीज़ें आसान होती थी। सो ये बड़ा उस टाइम का एस्पेक्ट था जिस वजह से हर गांव में आपको एक एक छोटा छोटा खन नज़र आएगा। तो इसको हम जिसको ये जो है वुल्किन का वो जो छोटा सा महल है उसको हम खन कहेंगे। खन कहेंगे, बिल्कुल। जैसे आप डोर खन गए, डोर खन इज़ ऑल्सो वर्ड। और हो सकता है कि पास्ट में किसी वक्त में उसका भी कोई दरवाज़ा एंट्रेंस का हो, बिल्कुल, पूरे खन का अलग से, बस बिल्कुल बस छोटी सी उसकी शायद बाउंड्री हो या ना भी हो, बिकॉज एज सच वॉर्स गोजाल की तरफ उस एज सच वॉर्स ना हुए, नहीं हुए, या इवन हुंजा में भी लोकली उस तरह के डिस्प्यूट्स नहीं थे, तो खन ओपन होते थे टुवर्ड्स देयर एरिगेटेबल। मैं अभी क्लाउड9 में हम इस वक्त खड़े हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन की गई है, डू के मॉडर्निटी है, मॉडर्न है, बट इसकी भी वो जो तख्त लकड़ी होती है वो सारी निकली हुई है। तो ये तो हमने पुराने आर्किटेक्चर में देखा, उनकी लकड़ी शायद जल्जला ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके, तो शायद लकड़ियाँ जो थी ऊपर छत की वो निकली होती थी। तो मतलब वो तो चले उन्होंने मतलब दानिश है ना कि इंसान ने तजर्बे से बगैर किसी साइंटिफिक उसके होते हुए स्पोर्ट के होते, बट एक तजर्बा होता है कि बार बार करने से एक दानिश थी उनकी, और उस दानिश को अब इन मॉडर्न जो है उसमें भी इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। सो बेसिकली हम जब ग्रेजुएट होके आए तो आप एनसीए से जी, मैं भी एनसीए का ग्रेजुएट हूँ। जब हम वापस आए मैं तो वेकेशंस पे आया था, बट इट टर्न्ड इनटू यू नो माय वर्क। तो जब मैं आया तो वी हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिकॉज ऑफ हाइप। जब उसको मिली टूरिज़म की हुंजा को, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जगह थे, जैसे 0 पॉइंट इज़ अ लैंडमार्क, यूज्ड टू बी अ लैंडमार्क, वहाँ के पिक्चर्स आपने देखे होंगे, नाउ यू डोंट हैव दैट व्यू। सो इस तरह के बहुत सारे लैंडमार्क्स थे, व्यूज़ थे जो अभी डिस्टर्ब हो चुके थे। सो उसके बाद फिर जब मैं आया तो फिर समझ आया कि यार वी नीड टू वर्क ऑन दिस प्लेस। फिर हमने बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है कंटिन्यूटी। सो कंटिन्यूटी का इशू जिस जगह में होता है वहाँ पे उस जगह की ओनिंग नहीं होती। कंटिन्यूटी मींस यू नो द पास्ट एंड आप पास्ट को जानते हो, आप फ्यूचर की तरफ जाते हो। सो ये दोबारा हम इस ब्रेक को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आवर आर्किटेक्चर, बिकॉज़ हम यही कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट के एलिमेंट्स को हम यूज़ करें, पास्ट के कुछ स्पेसेस हैं उनको प्रिजर्व करें इन आर डिज़ाइंस। कैसे लाइट आती थी, कैसे बैठते थे, वो चीज़ें हम प्रिजर्व करें, पास्ट के सेंटिमेंट्स को प्रिजर्व करें, बट गिविंग द मॉडर्न एमिनिटीज़ टू आवर बिल्डिंग्स। थैंक यू वसीम, बहुत शुक्रिया। वसीम जैसे नौजवान जो हैं उनका एक तो हुंजा में ना ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा, हमने देखा कि अलमीन स्कूल में एक बच्ची जो है वो एक बच्ची को इंडिविजुअल, यानी किसी एक स्कूल के बच्चे को इंडिविजुअल टाइम दे रही है। तो मैं तो खैर यही समझा कि वो भी दोनों स्टूडेंट हैं, बट पता चला कि उन्होंने लम से एमफिल करके फिर वापस। इस तरह की आपको 20 नहीं सैकड़ों हुंजा में मिलेंगे। छोटी सी हालांकि हुंजा वैली है मतलब पॉपुलेशन वाइज, लेकिन इनके सारे जो पढ़े लिखा तबका है, बच्चे हैं जो कि बाहर अच्छी तालीम हासिल करते हैं, जिस तरह वसीम एनसीए से, ये वापस आते हैं अपनी कम्युनिटी में और उसको बेहतर से बेहतर अपने उनको करने की कोशिश करते हैं, जिसका जो मौजू होता है, किसी का एजुकेशन है, किसी का आर्कियोलॉजी है, किसी का साइकोलॉजी है, किसी का हिस्ट्री है, जो भी मौजू है वो वापस आके ये इल्म हासिल करके उसको इम्प्लीमेंट जो है वो अपनी ही हुंजा में करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, आंखें अल्लाह ताला की वो बेशकीमत नेमत हैं जिनके बगैर ज़िंदगी के रंग जैसे फीके पड़ जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो खामोशी से हमारी बिनाई मुतासर करती हैं और हमें ख़बर भी नहीं होती। आज हम बात करेंगे एक नहायत अहम और ख़तरनाक बीमारी यानी ग्लोकोमा, काला पानी के बारे में। ये वो मर्ज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता आँख के अंदर दबाव बढ़ाकर नज़र की ताकत को कम करता है और अगर बर वक्त इलाज ना हो तो मुस्तकिल अंधेपन का सबब भी बन सकता है। इसी के साथ हम जिक्र करेंगे कॉर्निया
का, जो आंख का सामने वाला शफाफ पर्दा होता है, यही हिस्सा रोशनी को आंख के अंदर दाखिल होने देता है और हमारी साफ और वाज़े बीनाई में कलीदी किरदार अदा करता है। अगर कॉर्निया मुतासिर हो जाए या ग्लोकोमा जैसी कोई बीमारी बर वक्त तशख़ीस ना हो सके तो बीनाई को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। मज़ीद आजकल के दौर में मोबाइल के इस्तेमाल और इसके ज़्यादा टीवी देखने के ज़्यादा इस्तेमाल से किस तरीके से हमारी जो बीनाई है वो मुतासिर हो रही है, इस पर हमने बात करनी है। और बात करने के लिए माहिर अमराज चश्म डॉक्टर हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का, थैंक यू। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये हमेशा अवेलेबल रहता है कि आंखों का काम ही देखना है और हम नॉर्मल हालात में भी चीज़ों को देख ही रहे होते हैं, तो स्क्रीन पर भी देख लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आजकल जिस तरह हर चीज़ ऑनलाइन, इवन आप शॉपिंग भी अब ऑनलाइन करने लगे हैं, बाहर नहीं जाते स्टोर्स के ऊपर, बच्चे अपनी पढ़ाई भी ऑनलाइन करने लगे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि स्क्रीन यूज़ करना बुरा है, हमें ज़रा थोड़ा सा इसको समझना होगा। मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स भी जब अगर आते हैं हमारे पास, उनको मैं समझाता हूँ कि देखिए, स्क्रीन टाइम यूज़ करने से या स्क्रीन यूज़ करने से प्रॉब्लम नहीं है, हमें थोड़ा स्मार्टली उसको यूज़ करना है। और वो स्मार्टली किस तरह यूज़ करना है कि अगर आपका बच्चा 3-4 घंटे भी स्क्रीन यूज़ कर रहा है अपनी स्टडीज़ के लिए, तो आपने बीच में ब्रेक्स देने हैं। आपने जो आपके हाथ में जो चीज़ है वो ब्रेक लेना है, यानी कि जो हमारा एक रूल है कि 20 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद अब एक थोड़ा सा ब्रेक ले लें 20-30 सेकंड का और थोड़ा सा दूर देखें। यानी कि एक रूल है 20-20-20, यानी कि 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के आपने ब्रेक लेना है और 20 फीट की दूरी तक देखना है। अब ज़ाहिर है आपको एक नाप तो नहीं सकते कि मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप करें या टाइम के हिसाब से करें, लेकिन हम अमूमन सिर्फ यही कहते हैं कि आप अगर आधे घंटे तक स्क्रीन देख रहे हैं तो 1-2 मिनट थोड़ा स्क्रीन से अपनी निगाहों को हटा लें। इसी तरह बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें डेफिनेटली पीरियड्स भी होते हैं और थोड़ा थोड़ा टाइम भी मिलता है उनको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, तो उस दौरान अगर वो थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे तो उनकी आंखों की हिफाजत रहेगी। और साथ साथ में ये तो आपका ब्रेक टाइम हो गया। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने 3-4 घंटे के बाद कम से कम आपने 2-3 घंटे तक स्क्रीन यूज़ नहीं करना। ये ना हो कि आपने 4-5 घंटे का आपने स्क्रीन यूज़ किया बच्चे ने, उसके बाद फिर आप गेम खेलने लग गए, उसके बाद फिर आप कोई वीडियो या कोई मूवी देखने लग गए या कोई कार्टून देखने लग गए। तो ऐसे नहीं है। अगर आप 4-5 घंटे तक स्क्रीन यूज़ करते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे का ब्रेक लें, उसमें आप बाहर जाएं या बाहर बच्चे हैं तो उनसे कहीं आप बाहर खेलने चले जाएं या थोड़ा रेस्ट कर लें। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ जब हम बात करें ग्लोकोमा की, उसकी भी ज़रा वजाहत कीजिए, वो किस तरीके से नज़र को मुतासर करता है, बीनाई को मुतासर करता है और खुदा न ख्वास्ता बर वक्त तशख़ीस ना हो तो आपकी बीनाई जा भी सकती है। बिल्कुल सही कहा, और ये एक वन ऑफ द लीडिंग कॉज है, यानी कि सबसे एक बड़ी अहम वजह है नज़र के जाने की। और सबसे जो मुश्किल बात है इसमें वो ये है कि इसकी तशख़ीस नहीं हो पाती है काफ़ी देर तक। इसको हम अपनी ज़बान में एक खामोश कातिल भी कहते हैं, यानी कि उस वक्त तक पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उसे काला पानी है कि जब तक बहुत देर ना हो जाए। क्योंकि इसमें सबसे पहले जो है वो साइड से, यानी कि अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे साइड से नज़र आना सबसे पहले से ख़त्म होगा और उसके बाद बीच की नज़र जाके ख़त्म होती है। तो अक्सर जो मरीज़ होते हैं या जो आम लोग भी होते हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि उनकी साइड की निगाह ख़राब हो रही है काला पानी की वजह से। और ये इस वजह से होता है कि आँख के अंदर जो प्रेशर होता है, जिस तरह हमारा ब्लड प्रेशर है इस तरह आँख के अंदर भी एक प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर को तो सबको पता है कि 120-80 है या इस तरह है तो सब नॉर्मल है, लेकिन जो आँख का प्रेशर है वो 10 से लेके 21 तक और कुछ सूरत हाल में 24 तक होना चाहिए। इससे ऊपर अगर जाता है तो वो हमारी ऑप्टिक नर्व यानी कि आँख का जो अस्प हिस्सा होता है उसको मुतासिर करता है, और जैसे जैसे उसमें समझे पानी का दबाव बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे वो जो नस है वो काम करना आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारी निगाह कम हो जाती है, हमें धुंधलापन नज़र आता है और आगे चल के वो मुश्किलात होती हैं। और जो सबसे अब समझे सबसे जो डरावनी बात है इसके अंदर वो ये है कि ये इर्रिवर्सिबल है, यानी कि एक चीज़ जो ख़राब हो गई या जितनी हो गई ये वापस से ठीक नहीं हो सकेगी। तो हमारी जो सारी कोशिश होती है वो ये होती है कि अगर किसी को ग्लोकोमा है तो चलो जितना भी उसका डैमेज हो गया है वो हो गया है, आगे उसका डैमेज को हम रोक सकें। डॉक्टर साहब उम्र से कितना फ़र्क पड़ता है?
देखिए उम्र से फर्क पड़ता है, खास तौर पे उन लोगों में जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि खानदान में अगर किसी को काला पानी है तो उनमें ज्यादा फर्क पड़ता है। वरना अमूमन हम जो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर एज ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के 40 साल या 45 साल के बाद आप अपनी आंखों का मुआयना जरूर कराते रहिए एक साल में, या अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है या अगर किसी के खानदान में शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की चीजें मौजूद हैं, या किसी का हाई माइनस नंबर है यानी कि मायोपिया जो है अगर उसका हाई है, तो वो शख्स या वो अशखास जाके अपना जरूर मुआयना कराया करें कि उनको डेवलपमेंट ऑफ ग्लूकोमा तो नहीं है। और बाज़ औक़ात ग्लूकोमा से मिलती जुलती एक और चीज होती है जिसको ऑक्यूलर हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि उसमें आंख का पानी तो बढ़ता है लेकिन वो नस को नहीं दबाता। तो हमें इन दोनों को भी डिफरेंशिएट करने की जरूरत होती है कि आपको ऑक्यूलर हाइपरटेंशन है या आपको काला पानी यानी कि ग्लूकोमा है। लेकिन बहरहाल दोनों ही सूरतों में बाज़ औक़ात ड्रॉप्स ही दिए जाते हैं इनिशियल स्टेज में, उसके बाद फिर हम लेजर और जाके सर्जरी की तरफ जाते हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से वो पेरेंट्स जो मजबूर होते हैं कि बच्चों को, जिस तरह आपने कहा कि पढ़ाई के लिए भी गैजेट्स देना पड़ते हैं और ज़रूरी है, और आपने टिप्स भी बताई हैं, क्या 3 दिन में कितने घंटे जो हैं ये जो गैजेट है, फ़ोन है, इसका इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है हमारे बच्चों के लिए, खा वो पढ़ाई के लिए भी कर रहे हों तो भी? देखिए अब 5 साल यानी कि शुरू से लेके और 5 साल की उम्र तक जो बच्चों का रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम है वो 2 घंटे है, ठीक है। अब उस 2 घंटे में वो पढ़ाई भी कर लें, चाहें तो कार्टून भी देख लें या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे तो रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम है। इसी तरह 5 से लेके 8 साल के बच्चे का 2 से 3 घंटे है। और अगर आप इससे ऊपर जाते हैं यानी कि 12 साल से ऊपर जाते हैं, और हमें भी ले लेते हैं यानी कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उन सब में जो रिकमेंडेड टाइम है वो 3 से 4 घंटे है। अब अगर आप अपना मोबाइल देखें या किसी का मोबाइल देखें और उससे पूछें कि तुम्हारा डिजिटल स्क्रीन टाइम कितना है, तो जो एवरेज हमें मिलता है खास तौर पे हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो कम से कम 6 से 7 घंटे मिलता है। जी। तो ये चीज जो है ना, ये मुतासर करती है आंख को, उसमें खुश्की लेके आती है, उसमें दर्द होता है, उसमें नंबर का बढ़ना होता है, और बहुत से लोगों को सर दर्द की शिकायत रहती है और वो उनको समझ नहीं आता कि हम तो ब्रेक्स के साथ ही देख रहे होते हैं। ये बिल्कुल आप ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन देखिए जो सबसे बड़ी बात जो हमारे जो लोग समझ नहीं पाते हैं, जैसा मैंने कहा मैं पेरेंट्स को भी समझाता हूँ, वो ये कि देखिए आपने एक खास टाइम पे उनको मोबाइल देना है, खास टाइम पे उनका स्क्रीन टाइम यूज कराना है, फिर उनको ब्रेक दे देना है। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप लगातार उनको आप देते रहे, इवन दो जैसे मैंने कहा अगर उनकी पढ़ाई भी हो रही है जो कि 4-5 घंटे की भी हो सकती है, तो भी उसमें आप आधे घंटे के बाद कम से कम 5-5 मिनट 2-2 मिनट का उनको ब्रेक दे दें। उनसे कहें बच्चे बेटा या तो अपनी आंखें बंद करके बैठो, या फिर थोड़ा सा बाहर के चक्कर लगा के आ जाओ, या एटलीस्ट अगर बालकनी है तो बालकनी में जाके थोड़ी देर खड़े हो जाओ, एंड देन यू कम बैक। हमारे जो आंख के मसल्स होते हैं, हमें इनको स्ट्रेस से रिलीज करना होता है। ओके। देखिए जनाब, मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे मगर खुद तनहा हो गए हैं। सारे जो मुल्क हैं, जो उनके एलाए मुल्क समझे जाते थे, सोचे जाते थे, उन्हीं की जो इस वक्त एजेंसीज हैं वो ये रिपोर्ट कर रही हैं। और देखिए रहा तो फिर हमसे भी नहीं जाता ना, हमारी खुशी भी देखे कि हर थोड़ी देर के बाद आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी कीजिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे पीएसएल की, जिसके शानदार मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के इस दिलचस्प मरहले में पेशावर ज़ल्मी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जनाब हैदराबाद किंग्समैन को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। उन्होंने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद किंग्समैन की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स भी पूरे न खेल सकी और पूरी टीम 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर तकरीबन 145 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गई और हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से कुशाल परेरा 58 रन्स बनाकर नुमाया रहे। कप्तान मार्नोस लेबुशेन ने 27, मां सदाकत ने 17, साइम अयूब 14 रन्स बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि दीगर कोई खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सका। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से इफ्तिखार अहमद और सुफियान मुकीम ने तबाकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4-4 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया, जबकि आमिर जमाल ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। पॉइंट्स टेबल पर हैदराबाद किंग्समैन की टीम 0 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है और उन्हें 3 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि पेशावर ज़ल्मी की टीम 2 मैचेस खेलकर 3 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। पीएसएल 11 के पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखते हैं तो हैदराबाद किंग्स जो है हमें बहुत नीचे दिखाई देती है और उनके कमबैक के चांसेस नामुमकिन से दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वो कमबैक कर पाएंगे, इस पर हमने बात करनी है। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार है। सलीम भाई बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपको शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैच देख रहे हैं पीएसएल के आप? या तो हमने आपके शहर भेज दिया है पीएसएल को।
जी बिल्कुल, लेकिन रंग थोड़ा फीका है क्योंकि क्राउड अलाउ है नहीं, और हम देख सकते हैं मीडिया वालों को जी थोड़ी इस तरह की आजादी होती है, लेकिन जो आम एक लोग होते हैं उससे माहौल बन जाता है। चौके छक्कों पर तालियां बज रही होती हैं, विकेट गिर रही होती है तो तालियां बज रही हैं, नारेबाजी हो रही है, ये एक तो है। फेस्टिविटी, ये वो चीज मिसिंग है लाहौर में लेकिन भी। आपने कहा था कि हो सकता है कि सिचुएशन बेहतर हो तो परमिशन मिल भी जाए, अभी भी उम्मीद वो वाली बाकी है? देखिए, न्यूज तो इस तरह की पहले भी आई थी, जिस वक्त तो सारी फ्रेंचाइज ओनर्स ने वीडियोस जारी की थी, स्टेटमेंट जारी किए थे, लग ऐसे ही रहा था कि कोई माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि सीज फायर हुआ है और हो सकता है फ्यूल प्राइसेस भी कम हो, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ऐलान मुतवक्के है इसका, जब ऐसा होगा तो हो सकता है उसके बाद फिर अलाउ कर दे। लेकिन जो कल कोई बता रहा था मुझे कि अगर ऐसा हुआ भी तो एंड के मैचेस में होगा, जैसे प्ले ऑफ, फाइनल और इस तरह के। और जब वापस लाहौर आ जाएगा पीएसएल, आई गेस तब की बात होगी। अच्छा, कल के मैच की बात कर लेते हैं। ये जो किंग्समैन की हालत है वो देखकर लग रहा है कि शिकस्तों का इफरीत जो है ना वो चिमट गया है इनसे बड़ी बुरी तरह से, और ये हटा नहीं पा रहे हैं उसको। क्या वजह देख रहे हैं? पहले पेशावर की परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे, लेकिन किंग्समैन की परफॉर्मेंस जिस तरह की अभी तक जा रही है, कहाँ पे गलती कोताही हो रही है? क्या प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे? क्या मसला क्या है? किंग्समैन की टीम की आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। दो जो नई टीम है रावलपिंडीज, किंग्समैन, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत खराब है। और वो जो अगर हम पॉइंट्स टेबल को नीचे से देखें तो फिर वो टॉप कर रही है, 4 मैच हार चुकी है, दोनों में मुकाबला चल रहा है। वो पिंडीज चौथा मैच हारे तो इन्होंने कहा हम भी हारेंगे, ये भी चौथा मैच हार गए। लेकिन कल फाइट की थी, कल एक नजर आ रहा था मैच आखिरी ओवर तक गया, जो हरनैन शाह को 14 रन का दिफा करना था, वो इफ्तिखार ने उनको पहले चौका लगाया, फिर छक्का लगाया, फिर सिंगल रह गया था आखिरी बॉल पे। लेकिन उन्होंने फिर वो इंटरेस्टिंग मैच, दूसरी टीम का काम आसान कर दिया। हाँ इंटरेस्टिंग मैच हो गया था वैसे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो किंग्समैन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, टीम उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बन नहीं पाया। और जिस तरह कल भी उनकी विकेटें गिरे जा रही थी, एक ऐसा लग रहा था कि जैसे बैटिंग लाइन उनकी स्टेबल ही नहीं है। और जैसे साइम अयूब पे बहुत ज्यादा इन्हिसार था, बिल्कुल वो जीरो साबित हुए। उस्मान खान भी कुछ नहीं कर पा रहे, टॉप ऑर्डर बैटिंग उनकी बिल्कुल फ्लॉप थी। कौशल ने वो तो स्कोर उनका पहुंचा दिया बाइज्जत मकाम तक। बॉलिंग के पास कोई ऐसे बड़े नाम नजर नहीं आ रहे। कैप्टनसी उनका एक वीक लिंक है, लेबोशेन ना वो एज अ कैप्टन ना एज अ बैटर वो टीम को मोटिवेट कर पा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिले जिसकी वजह से तो आपको लगता है कि कोई चांस अब बाकी रह गया इन दोनों टीमों के लिए कम बैक करने के लिए? देखिए, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक रिजवान की मैं वीडियो एक देख रहा था जिसमें उन्होंने अपनी टीम को यही कह के मोटिवेट कर रहे थे, जो रावलपिंडीज उनकी टीम है वो भी 4 मैच हार चुकी है, कि एक दफा पहले जब वो कैप्टन थे मुल्तान सुल्तान के, तो भी उनकी टीम शुरू में 4 मैच हारी थी और बाद में लगातार मैचेस जीतकर चैंपियन बनी थी। यानी हमारे पास पीएसएल में एक मिसाल मौजूद है। तो अभी भी रावलपिंडीज हो या किंग्समैन हैदराबाद हो, उनके पास मौका तो है। और हो सकता है जैसे कल मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी इम्प्रूव परफॉर्मेंस उनकी थी और आखिर बॉल तक मैच लेके गए, हालांकि रन बहुत कम थे, लो स्कोरिंग एक गेम था। तो हो सकता है कि ऐसे ही वो कोई कम बैक करेंगे दोनों टीमें जो भी नीचे हैं और ऊपर आए। चलो हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो। पेशावर ज़ल्मी ने क्या किया है कल आखिरी ओवर में? इनकी परफॉर्मेंस जैसी थी, क्या कमेंट करेंगे? पेशावर ज़ल्मी, देखिए बॉलिंग तो नो डाउट उनके सुफियान ने और इफ्तिखार ने बहुत अच्छी की। एक मौका तो ऐसा था कि दोनों ने एक एक ओवर में 3-3 विकेटें ली थी, लेकिन जैसे अभी मैंने कहा कि 5 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद एक पार्टनरशिप बनवा के स्कोर एक ऐसे मकाम पे ले गए जहां से किंग्समैन को फाइट करने का मौका मिला। इसी तरह बैटिंग में भी इन्होंने किया कि लग रहा था आराम से जीत जाएंगे, लेकिन फिर आखिरी बॉल पे फैसला हुआ। खैर ऑल इज वेल, अगर एंड अच्छा हो तो एंड अच्छा रहा इनका। तो लेकिन जो इनकी खामियां नजर आ रही हैं इनको उस पर नजर देखना पड़ेगा। बैटिंग लाइन में जो इश्यूज नजर आए, बाबर ने क्योंकि 40+ रन बनाए, लेकिन हमने देखा कि मोहतात अंदाज में वो खेल रहे थे। तो इस चीज को उनको देखना पड़ेगा कि अगले मैचों में बैटिंग लाइन एक खास तौर पे अभी कम रन थे तो चलो आपने आखिरी बॉल पे बना लिए, लेकिन अगर ये 150+ स्कोर भी होता तो फिर मुश्किल पड़ जानी थी इनको। तो बैटर्स को उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। एक चीज का इनको हम चले एक मार्जिन देते हैं कि गैप बहुत बड़ा आ गया था। तो आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? 43 रन बनाए उन्होंने। बाबर आजम ठीक खेले, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी इनिंग्स थी, लेकिन ठीक इनिंग थी। उनको फिनिश करके आना चाहिए था मैच।
और यही जो मैच के बाद एक सहाफी ने उनसे सवाल भी किया तो चिढ़ गए थोड़ा, उसमें नाराज हो गए वो, कि तो उन्होंने कहा मैंने बहुत फिनिश किए मैच पहले, करता रहा हूं मैं। तो इस तरह बोलने का फायदा नहीं है। एक बड़ा प्लेयर है, कैप्टन है, तो उनको यही चाहिए था कि क्योंकि उन्होंने भी बॉलें काफी खेली, काफी टाइम लिया, जब वो सेट हो गए थे तो ये उनको चाहिए था कि मैच एंड करके आते, क्योंकि अगर 3-4 रन भी और होते या वो इफ्तिखार वो छक्का नहीं लगा पाते हैं चौका, तो ये मैच तो इनके हाथ से निकल गया था। और इतने कम रन चेस ना कर पाना एक बहुत ही शर्मनाक चीज इनकी टीम के लिए होती, लेकिन लकीली ये लोग जीत गए। अगले मैच में थोड़ा पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी और बैटिंग में भी बाबर को भी खास तौर पे, जैसे हमेशा उनके साथ मसला रहता है स्ट्राइक रेट का, कि चलो आप थोड़ा अगर खेल भी गए इस तरह से थोड़ा स्लो तो एंड में जाकर आप बराबर करें, लेकिन ऐसा करना जरूरी है क्योंकि लाहौर में हम देख रहे थे बड़े बड़े स्कोर हो रहे थे। कराची में तो खैर कल पहला ही मैच था, चलो हम कह सकते हैं कि, लेकिन अगर रेगुलरली इस तरह कम स्कोर बने तो हम कह सकते हैं कि चलो यहाँ की पिच ऐसी है। लेकिन मुझे लगता है कि कराची में भी हो सकता है आज ये जो 2 मैच होंगे उनमें बड़ा स्कोर देखने को मिले, तो फिर इसको परफॉर्मेंस का मेहनत अपना बढ़ाना पड़ेगा बेहतर। ठीक है, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। PSL सीजन 11 के जो मैचेस चल रहे हैं उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक जनाब। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट अपने नाजरीन के लिए लगातार ऐसी कहानियां पेश कर रहा है जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है, और उन्हीं में से एक ड्रामा जिसने आते ही दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसेज एंड मिस्टर शमीम की। पिछले हफ्ते के धमाकेदार 3 एपिसोड्स के बाद इस ड्रामे ने न सिर्फ अटेंशन हासिल की बल्कि हर घर की गुफ्तगू का हिस्सा बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल। कहानी की गहराई हो या किरदारों की कॉम्प्लेक्सिटी, हर चीज ने नाजरीन को इमोशनली जोड़ कर रख दिया। और ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो मजबूरी से शुरू होता है मगर वक्त के साथ जज्बात और हकीकत के इम्तिहान से गुजरता है। एक अचानक और ना चाहते हुए निकाह के बाद उमैना की ज़िंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल हो जाती है। बच्चे की वक्त से पहले पैदाइश के बाद उमैना जिस्म से भी कमज़ोर हो जाती है और जहनी तौर पर भी बहुत मुश्किल हालात का सामना करती है, और वो अपने बच्चे से जो कनेक्शन होता है वो महसूस नहीं कर पाती, जबकि शमीम तन्हा ही हर जिम्मेदारी उठाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसी इमोशनल रियलिटी है जो हर सीन के साथ और भी गहरी होती चली जाती है, और नुमान एजाज और सबा कमर ने अपनी लाजवाब एक्टिंग से स्टोरी को मजीद इंटरेस्टिंग बना दिया है। क्या उमैना अपने जज्बात से बाहर निकल पाएगी? क्या शमीम का सब्र इस रिश्ते को बचा पाएगा, या फिर ये रिश्ता वक्त के बोझ तले टूट जाएगा? प्रोमो देखिए ड्रामा सीरियल मिसेस एंड मिस्टर शमीम। तो देखना ना भूलिएगा मिसेस एंड मिस्टर शमीम जुमेरात से हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।